Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC Part 1 की बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमारे जो है वो 4 लेक्चर जो है वो हो चुके हैं। हमारी जो डिवीज़न है इसके मुताबिक ये लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन जो लेक्चर आपको सेंड किए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमने उसकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो रखा है, थोड़ा सा उसे चेंज करना पड़ा। तो इस वजह से जो आपको लेक्चर सेंड किया जाएगा वो लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आप इसको लेक्चर नंबर 5 ही कंसीडर करेंगे। लेक्चर नंबर 5 जो है ये हमारा लिपिड्स के हवाले से है। इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करूं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ग्रुप से फ़ायदा उठा सकें और ये जो एक ज़बरदस्त आप लोगों को एक मौका मिला है घर बैठ कर बायोलॉजी पढ़ने का और उसको समझने का और ब्यूटीफुल पिक्चर्स और स्लाइड्स के साथ कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने का, तो इस मौके से बाकियों को भी ज़ाहिर बात है फ़ायदा होना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ इस चीज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सफ़र में हम अपना साथी बनाएं ताकि ये सफ़र मज़ीद खूबसूरत होता चला जाए। तो बिला तख़ीर आज के हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर है लिपिड्स के बारे में। उर्दू में हम इन्हें आम ज़ुबान में चिकनाइयाँ कह देते हैं, ठीक है जी। तो लिपिड्स क्या हैं और इसका इंट्रोडक्शन और बाकी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इनके लिपिड्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से होगा, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह इनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। बाकी टाइप्स ऑफ लिपिड्स, एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स वो हम इंशाल्लाह जो है वो कल डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स को हम इसलिए शॉर्ट बना रहे हैं ताकि आपको जो है वो पढ़ने में भी आसानी हो और बाकी आपकी ज़ाहिर बात है कि डाउनलोडिंग वगैरह में भी इशू आ जाते हैं अगर फ़ाइल बहुत बड़ी हो। तो इसलिए हम ये फ़ाइल मुख्तसर सी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपना लेक्चर कंप्लीट करें। बिला तख़ीर वक्त ज़ाय किए हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं जी। लिपिड्स क्या है? The heterogeneous group of non-polar biological molecules related to fatty acids called lipids। ये डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के अंदर देखें कि उसने क्या कहा है। उसने 3 बातें जो हैं वो कही हैं। हेटेरोजीनियस ग्रुप, दूसरा नॉन पोलर और तीसरा रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। यानी इस डेफिनेशन में हमें 3 चीज़ें समझ आ रही हैं कि लिपिड्स एक तो हेटेरोजीनियस कंपाउंड है। आपने ये पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि होमोजीनियस कंपाउंड और हेटेरोजीनियस कंपाउंड, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद हों तो हम उन्हें कहते हैं हेटेरोजीनियस कंपाउंड। दूसरी बात ये कि ये नॉन पोलर हैं, ठीक है, 2 करैक्टरिस्टिक्स। और तीसरा करैक्टरिस्टिक जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये फैटी एसिड से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह बाकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये 3 बातें जो है वो जहन में रख लें। हेटेरोजीनियस कंपाउंड, नॉन पोलर और इसके अलावा रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। जी, सॉल्युबिलिटी, डेफिनेटली ये नॉन पोलर हैं तो वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। केमिस्ट्री का सबसे सिंपल सा रूल जो आप लोग जानते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो वाटर चूँकि पोलर कंपाउंड है और ये नॉन पोलर हैं तो इसलिए वाटर में तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो फिर कहाँ होंगे? ज़ाहिर बात है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन उसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं।
एग्जाम्पल्स हमारे पास जो हैं वो फैट्स और ऑयल्स, ये सबसे मतलब मेजर आप कह लें दो बड़ी टाइप्स हैं जो लिपिड्स की, वो फैट्स और ऑयल्स हैं। आगे फिर उनकी सब कैटेगरीज भी हैं। इसके अलावा वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल और कुछ दूसरे कंपाउंड हैं। ठीक हो गया। तो मेजर दो टाइप्स वो वही हैं, फैट्स और ऑयल्स हैं। इसके अलावा जो बाकी टाइप्स हैं वो उनकी आगे सब कैटेगरीज हो जाएंगी। ठीक है। तो फैट्स क्या हैं, आप जानते हैं कि ये जो है वो सॉलिड फॉर्म है लिपिड्स। ठीक है जी। और ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, अगर हम बात करें तो। बाकी इंशाल्लाह डिटेल आगे आएगी, सारी चीज़ें हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं जी। जी, हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर है जिसके अंदर लिपिड्स की एग्जाम्पल्स और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हमारे सामने मौजूद है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके इंटरेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए ये पिक्चर जो है वो सेलेक्ट की है। इसमें सबसे पहले देखें स्टीरॉयड्स यानी स्टीरॉयड्स और हार्मोन्स, वैक्सीज पाए जाते हैं, बी, फर्नीचर, एयर, कान के अंदर जो वैक्स होती है, इसी तरह कार, प्लांट। ठीक है जी, यानी कि ये जो ऊपर हम पॉलिशिंग करते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ये यॉक्स के अंदर, रेड मीट, फैट्स एनिमल से मिलती है जिसे हम चर्बी कहते हैं आम ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में हम चर्बी कहेंगे, तो वो फैट्स। ऑयल्स ये हमें प्लांट से मिलते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि एनिमल से हमें ऑयल नहीं मिलता, एनिमल से भी ऑयल मिल जाता है, लेकिन मोस्ट जो बड़ा सोर्स है वो प्लांट्स है। तो लेकिन जो प्लांट्स हैं उसे हमें ज़ाहिर बात है फैट्स नहीं मिलते, उसे ऑयल्स ही मिलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि उसमें लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं और उसके साथ साथ फॉस्फेट। तो वो जो लिपिड्स हैं वो एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स हैं। और पिगमेंट्स आपको पता है जी, जो ग्रीन प्लांट होते हैं इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो डाइज वगैरह हैं, जो कलरिंग आप कह लें कंपाउंड है, कलरिंग केमिकल्स हैं, उनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी लिपिड्स की एग्जाम्पल है। ओके हो गया जी। तो आप बड़ी प्यारी स्लाइड है, इसको अच्छे से आप याद कर लें, आपके इंटरेस्ट मज़ीद इससे ज़्यादा पैदा होगा और आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं जी। हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, अभी हमने बात की कि ये नॉन पोलर है यानी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, यह भी हमने अभी डिस्कस किया। तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाने का फ़ायदा ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी एक आइडेंटिटी कायम रहती है। ये बात भी हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन वाटर डिज़ोल्व ना होने की वजह से उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके सारे कंपार्टमेंट्स जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं और उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी कायम रहती है। जी, लिपिड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। ये जो फैट्स या ऑयल्स हैं या लिपिड्स हैं, इनके अंदर जो एनर्जी की अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल होती है, यानी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वजह क्या है इतनी ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने की? वो ये है कि इनमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर जितने ज़्यादा होंगे उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी, कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसमें एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, काफ़ी अमाउंट के अंदर होते हैं, तो इसलिए ये एनर्जी को ज़्यादा स्टोर करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये बेशक अपने अंदर एनर्जी को ज़्यादा स्टोर करते हैं, लेकिन ये एनर्जी का क्विक सोर्स नहीं है।
क्विक सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, जो हमने कल बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स बेशक इसमें लिपिड्स की निस्बत एनर्जी कम स्टोर होती है, लेकिन ये एनर्जी का क्विक सोर्स है, जबकि लिपिड्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है मगर ये क्विक सोर्स नहीं है। ये बॉडी को बहुत मतलब स्टारवेशन की कंडीशन जब आ जाती है, हार्श कंडीशन आती है, तब ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी माइन्यूट क्वांटिटी में, मतलब थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी जो है वो बॉडी को देते हैं। ओके, इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस में ये भी है कि ये बॉडी की इंसुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये फैट्स और ऑयल्स हैं, हम अगर एनिमल्स में बात करें तो फैट्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी का इंसुलेटर होती हैं, और ये हमें हीट डैमेज और कोल्ड स्ट्रेस वगैरह से महफूज रखती हैं। इसके अलावा जी वाटर प्रूफ मटेरियल भी है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो एक्सोस्केलेटन, इंसेक्ट्स में जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें ये लिपिड्स पाए जाते हैं। तो लिपिड्स का एक्सोस्केलेटन में पाए जाने की वजह से उनकी बॉडी वाटर प्रूफ हो जाती है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल जो है वो प्लांट जो लीव्स होती हैं इनके ऊपर मौजूद क्यूटिकल है। लीव्स के ऊपर लिपिड की एक बहुत ही बारीक सी लेयर मौजूद होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है ना, तो वो जो क्यूटिकल है वो भी वाटरप्रूफ का काम करती है। ठीक है, एब्रेसिव डैमेज से बचाती है, वाटर को भी रिलीज़ होने से बचाती है, लेकिन उसका साथ साथ ये फंक्शन भी होता है। आगे आएगी डिटेल इंशाल्लाह, वो हम पढ़ेंगे जी। क्यूटीन जो है वो कहता है जी कि ये जो क्यूटिकल मौजूद होती है लीव्स, फ्रूट्स और सीड के ऊपर, तो ये इनकी प्रोटेक्शन करती है। ये बात अभी हम कर चुके हैं। और इसके अलावा ये इन्हें वाटर लॉस और दूसरे डैमेज से भी बचाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो क्यूटिकल है लीव्स और फ्रूट्स वगैरह के ऊपर, ये इनको डैमेज होने से भी बचाती है, हीट लॉस से मतलब हीट डैमेज से भी बचाती है, वाटर लॉस से भी बचाती है। ठीक हो गया ना, तो ये भी लिपिड्स की इम्पोर्टेंस में शामिल है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसमें हम इम्पोर्टेंस देखी है हमने, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम जी। देखें हमारे सामने एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर है, इसमें आपको लीव के ऊपर क्यूटिकल नज़र आ रही है। ठीक है, और इसी तरह ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी लिपिड्स का बना होता है। तो ये दोनों चीज़ें इनको वाटरप्रूफ भी बनाती हैं, इनको प्रोटेक्शन भी करती हैं, और वाटर लॉस से भी बचाती हैं। ठीक है ना, और हीट डैमेज से भी इनको बचाती हैं। तो इस तरीके से ये इनकी प्रोटेक्शन का काम जो है वो करती हैं। ओके जी, आगे चलते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स की बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो मौजूद हैं, और आपकी बुक में भी इनमें से काफ़ी सारी क्लासेस पर डिस्कशन की गई है। तो अकाइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स। ठीक है जी, तो इनमें से हम इंशाल्लाह आज अकाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अकाइल ग्लिसरॉल जो है ये एक आप कह लें बेसिक इनका आप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में ही इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमने आज बेसिक स्ट्रक्चर समझनी है लिपिड्स की। तो इसके लिए हम अकाइल ग्लिसरॉल को आज डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर मौजूद बाकी सारे जो स्ट्रक्चर हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आज डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो जी, अकाइल ग्लिसरॉल से हम बात जो है वो शुरू कर रहे हैं। अकाइल ग्लिसरॉल, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ चुका है, कुछ बोर्ड्स में ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ चुका है, तो इसलिए आपने इसको लॉन्ग में भी याद करना है। हेडिंग्स आपके सामने बनी हुई है, तो डियर स्टूडेंट्स इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, इसकी असाइनमेंट तैयार करें। ठीक है जी, और इसको याद करें। ठीक है, तो ये बड़ी खूबसूरत अरेंजमेंट है। कोशिश यही की गई है कि आपको हेडिंग बनाने में, लिखने में, याद करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये आपका काम है कि आप इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं।
तो आप इनकी असाइनमेंट्स बनाया करें। ठीक हो गया जी। अकाइल ग्लिसरॉल, दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन तो ये है और आगे भी आएंगी कुछ डेफिनेशन, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। पहली डेफिनेशन हमने ये कही कि ये बने हुए हैं ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल अल्कोहल है, ठीक है, और फैटी एसिड क्या है? डेफिनेटली एक एसिड है। तो एक मतलब एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है। अकाइल ग्लिसरॉल एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है। तो इनको हम कह सकते हैं कि दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये भी तो कह सकते हैं ना, ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, मतलब एक ही बात है कोई। तो ग्लिसरॉल अल्कोहल है, तो हम उसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम लेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल के साथ बात को समझेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल। ठीक है जी। अब ये आपके सामने इसकी पिक्चर बनी हुई है। इसमें आप गौर से देखें तो एक तरफ आपको ग्लिसरॉल नज़र आ रहा है, यानी जो अल्कोहल है, और दूसरी तरफ 3 फैटी एसिड्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ये तीनों फैटी एसिड्स ये अल्कोहल के साथ जुड़ के क्या बना रहे हैं? ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल बना रहे हैं, और इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो इस तरह एक ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल बन जाता है। क्लियर हो गया जी। आगे मज़ीद डिटेल भी आएगी, आपको इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम जी। अकाइल ग्लिसरॉल जो है ये कम्बिनेशन है ईस्टर एंड फैटी एसिड का। अब आप कहेंगे कि ये भाई नई बात कर दी, पहले आप कह रहे थे अल्कोहल और फैटी एसिड का, अब आपने कह दिया ईस्टर और फैटी एसिड का भी। ये क्या चक्कर है? कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ईस्टर को समझ लें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखें, हमने पीछे ये पढ़ा है कि अल्कोहल और फैटी एसिड्स के मिलने से जो है वो ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल बनता है या अकाइल ग्लिसरॉल बनता है, ऐसे कह लें आप। तो ये जो अकाइल बनता है, फैटी एसिड्स और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं ना, तो इनके मिलने से एक नया फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है और उसको हम ईस्टर कहते हैं। सिंपल हो गया। यानी कि ये ईस्टर्स हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये ईस्टर्स हैं और फैटी एसिड्स हैं। ठीक है जी। जैसे देखें, ये नीचे रिएक्शन दिखाया गया है आपको कि एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक तरफ अल्कोहल है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस में होता है? फैटी एसिड्स में होता है। तो फैटी एसिड की आगे आ रही है एक्सप्लेनेशन, तो उसमें आप पढ़ लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो ईस्टर बन जाता है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो जब ईस्टर बनते हैं तो वो ईस्टर और फैटी एसिड्स के मिलने से आगे क्या हो जाता है? आगे लिपिड्स जो है वो तैयार हो जाते हैं, अकाइल ग्लिसरॉल बन जाते हैं। और अकाइल ग्लिसरॉल किसकी एग्जाम्पल है? लिपिड्स की एग्जाम्पल है। यानी कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लिपिड्स असल में होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्लिसरॉल को समझ लिया कि वो एक अल्कोहल है। ईस्टर को हमने समझा कि जो होता है अल्कोहल, यानी ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब आपस में मिलते हैं तो ईस्टर बन जाता है। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया। अब हमें असल में जिसको समझना है ना, वो फैटी एसिड्स हैं कि फैटी एसिड्स क्या हैं। ये जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं जो अल्कोहल के साथ मिल रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली फैटी एसिड्स के साथ मौजूद होता है। तो फैटी एसिड्स का, अब दोबारा सिंपल करके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ से अल्कोहल, ये आपस में मिलेंगे और इनके मिलने से ईस्टर्स बनते हैं, तो उनको हम आगे लिपिड्स कह देते हैं।
क्लियर है जी। अब देखें आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें। जब आप फैटी एसिड्स को क्लियर कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फैटी एसिड्स को समझें। फैटी एसिड को समझेंगे सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड जो है इनके जनरल फार्मूला आप देखें क्या है, RCOOH। अब इसमें जो COOH है ये आप जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर हो गया? यानी कि फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ लगी हुई एक अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप। तो फैटी एसिड एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं। अब है सिर्फ ये कि उनके साथ अल्काइल ग्रुप की एक लंबी चेन लगी हुई है। R से मुराद अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अल्काइल ग्रुप ही हो। कई फैटी एसिड्स के अंदर हमें ये जो R है इसकी जगह हमें कार्बन भी मिला है और कई जगह पे ये हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है ना, ऐसा भी होता है ना, आपको पता ही, जैसे एल्डिहाइड में भी आपने पढ़ा है। तो ये R जो है वो कहता है जी कई जगह पर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजन या R ग्रुप लगा होता है तो उसे हम फैटी एसिड्स कह देते हैं। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अल्कोहल के साथ मिलता है तो क्या बन जाते हैं, ईस्टर्स बन जाते हैं और उन्हीं को हम लिपिड्स कह देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई लंबी चौड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब मज़ीद थोड़ी सी डिटेल देखते हैं हम। फैटी एसिड्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो कार्बन का नंबर होता है ना, जो अल्काइल की आप बात कर रहे हो, वो जो अल्काइल में कार्बन नंबर है, वो जो चेन बनती है, वो याद रखना है आपने कि वो कार्बन नंबर हमेशा इवन में मिलेगा, ओड में नहीं होता। ठीक है, हमेशा इवन में होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ये स्ट्रेट चेन में होगा, स्ट्रेट चेन में होगा, रिंग्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ कि एसिडिक ग्रुप मौजूद होगा। एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? सिंपल कॉन्सेप्ट, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अल्काइल को ही सामने रखें तो अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन। अब वो जो कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होंगे और उसमें वो कहता है जी कि उस पूरी चेन में जो कार्बन नंबर्स होंगे ना वो इवन में होंगे, ओड में नहीं होंगे। दूसरी बात, वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे। और तीसरी बात, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में ये नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है। एक स्टीरिक एसिड है और एक है लिनोलिक एसिड। अच्छा, ऊपर उसने कहा है कि जी सैचुरेटेड फैटी एसिड, नीचे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड्स की दो टाइप्स हैं। ये भी इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अच्छा, मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये कि आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा कि इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ठीक है ना, तो ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी ज़्यादा तादाद में होने की वजह से इनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाती है। ये बात हमने शुरू में कही है कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि सॉरी, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर होने की वजह क्या है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो देखें, आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी तादाद है। तो इस वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। ओके हो गया जी, क्लियर हो गया फैटी एसिड्स। अब हम इसकी दो टाइप्स जो हैं, जो हमने बात की ही अभी कि फैटी एसिड्स की दो टाइप हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो हम डिस्कस करेंगे जी। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको आता भी है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है।
सिंपल है, आपको पता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री का जो आपने पढ़ा हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको पता ही है, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो आपको दिया गया है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, और फिर आपको पता है कि ये जो सैचुरेटेड होते हैं ये काफ़ी स्टेबल भी होते हैं, तो स्टेबल ज़्यादा होने की वजह से, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो बिल्कुल इसी तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो सैचुरेटेड होते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स, वो नॉर्मली सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, क्योंकि स्टेबल है ना, तो ये भी सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, यानी जो फैट्स हैं हमारी। तो इसके एग्जांपल हम ले लें एनिमल फैट्स, चर्बी जिसे हम उर्दू में चर्बी कह देते हैं। तो ये जो चर्बी है, एनिमल फैट्स है, ये आपको पता है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें मिल जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास इसकी है जी लॉरिक एसिड, ठीक है, और लॉरिक एसिड देखे है तो ये क्या भला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लेकिन ये कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि जी आप ऊपर तो कह के आए हैं कि सॉलिड होते हैं, नीचे आप कह रहे हैं कोकोनट ऑयल भी होता है, तो बेटा जी कुछ वेरिएशंस तो फिर आ ही जाती हैं ना, तो लेकिन ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक हो गया। और ये वो हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। ओके हो गया जी, क्लियर है। ओके आगे चलते हैं हम। दूसरी टाइप है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तो फिर हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये आपने बेसिक केमिस्ट्री है, आपको पता है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन टू कार्बन, तो उससे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो बिल्कुल इसी तरह इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको मालूम है कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, तो स्टेबल नहीं होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और ये लिक्विड्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो प्लांट्स में हमें जो भी मिलते हैं ज़्यादातर ऑयल जिन्हें हम कहते हैं, प्लांट फैट भी कह सकते हैं, लेकिन वो सिंपल फैट नहीं कहेंगे, हम उसे प्लांट फैट कहेंगे, ठीक है। तो वो भी सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड्स हैं, ठीक है जी। तो ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं लिपिड्स होते हैं, ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें ऑयल्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल से हैं, एग्जाम्पल हमारे पास आगे अगली स्लाइड में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। अगली जो स्लाइड है वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स के ऊपर ही है, बहुत प्यारी स्लाइड है, ज़रा ध्यान से देखिए जी। आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है वो मौजूद हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको आपने नोट कर लें, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स के तौर पर कोई दो एग्जाम्पल्स आप सैचुरेटेड की याद कर लें, 2 एग्जाम्पल आप अनसैचुरेटेड की याद कर लें, ठीक है। बाकी ये आपके इंटरेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ये स्लाइड जो है वो बनाई गई है। आप इसको वैसे पढ़ें और इसको अच्छे से समझ लें। इसमें मतलब समझने वाली तो खैर बात कोई नहीं है, बस इसको आप इसमें से कुछ 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स जो है वो याद कर लें, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, और बस आपने इतना ही करना है। सब सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि डेफिनेटली एग्ज़ाम में हमें तो ये नहीं ना आएगा, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, तो हमें तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स याद करनी है, तो वो 3-3 एग्जाम्पल्स आप याद कर लें, दैट्स इनफ। ओके आगे चलते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड्स। जी फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, ये इसमें बड़े इंपॉर्टेंट MCQs मौजूद हैं इस स्लाइड के अंदर, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है MCQs के हवाले से। ये पूरा चैप्टर ही MCQs के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके FSC के एग्ज़ाम में भी और आपके MCAT में भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी,
ये वो कहता है जी कि ये पानी से हल्के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ग्रेविटी जो होती है वो है 0.8। ओके, क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइज्ड नहीं होते लेकिन नॉर्मली, लेकिन कभी कभार ये हमें क्रिस्टल्स की शक्ल में मिल जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, तो अगर पार्टिकल ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर हों तो हम उन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं। तो नॉर्मली फैट्स और ऑयल्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं होते। हाँ, कुछ ख़ास कंडीशन में ये क्रिस्टल्स फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। वो ख़ास कंडीशन टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं। सोलबिलिटी ये अभी हमने बात की कि एक तो ये कि वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं ना होते, ये तो क्लियर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे। एक तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है डियर स्टूडेंट्स कि इनकी सोलबिलिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से बढ़ती है। इंतहाई आपके लिए दिलचस्प बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़े तो उनकी सोलबिलिटी कम हो जाती है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा। लेकिन लिपिड्स में केस उल्टा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से इनकी सोलबिलिटी बढ़ती है। देखें कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो पाल्मिटिक एसिड है ना जी, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये बड़ा मॉलिक्यूल है ब्यूटारिक एसिड की निस्बत, लेकिन इसकी सोलबिलिटी भी ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा इजीली सोलूबल है, ज़्यादा मोर सोलूबल है एज़ कंपेयर टू ब्यूटारिक एसिड। हालांकि पाल्मिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ब्यूटारिक एसिड की निस्बत ज़्यादा है। अच्छा, ना सिर्फ इनकी सोलबिलिटी बढ़ती है, वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, ये तो हमें मालूम है कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़ाहिर बात ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो सोलबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। कि कुछ मतलब कुदरत के अंदर भाई वेरिएशंस तो मौजूद है ना, तो ये हमें एक देखें, एक और वेरिएशन हमें नज़र आ रही है। तो जी हम देखें, इनका जो पाल्मिटिक एसिड है, इसका चूँकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 सेंटीग्रेड है, जबकि जो ब्यूटारिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -8 सेंटीग्रेड है, बहुत कम है एज़ कंपेयर टू पाल्मिटिक एसिड। तो डी स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से सोलबिलिटी भी बढ़ गई है और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी डी स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे लेक्चर की लास्ट स्लाइड है। इसमें आपको जो दिखाना मकसद है वो एक तरफ पाल्मिटिक एसिड है और दूसरी तरफ ब्यूटारिक एसिड है। तो आप थोड़ा सा बस इससे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि ब्यूटारिक एसिड एक छोटा सा मॉलिक्यूल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जबकि पाल्मिटिक एसिड उसकी निस्बत काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर साइज़, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होता जाएगा, सोलबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट लिपिड्स के अंदर वो बढ़ते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेक्चर जो है वो हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने लिपिड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसकी सारी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन वो हमने डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और कल हमारा ये लिपिड्स वाला टॉपिक भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो कल हम इंशाल्लाह वैक्सीज से पेज नंबर 26 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी के जहन में, आपके जहन में इस आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डियर स्टूडेंट वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज शाम इंशाल्लाह शाम 8 बजे से 9 बजे तक ग्रुप की प्राइवेसी को ख़त्म किया जाएगा। उस दौरान भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। किसी भी किस्म की कोई सजेशन हो
इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो वो मोस्ट वेलकम, मुझे बड़ी खुशी होगी। और लास्ट में मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि रिस्पॉन्स लाजमी किया करें। आप लेक्चर सुनते हैं तो उसके बारे में बताया करें कि आपको लेक्चर पसंद आया है या नहीं आया, उसमें कोई कमी थी या उसमें मज़ीद कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। और डेफ़िनेटली होगी, गुंजाइश तो होती ही है हर काम के अंदर, कोई भी इंसान परफेक्ट काम तो नहीं कर सकता। तो वो भी आप मुझे लाजमी बताया करें और रिस्पॉन्स किया करें। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये है कि अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का जो है वो हिस्सा बनाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।